जो सम्मान लोकतंत्र का पहला से उन्होंने कायम रखने ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। मैं ज्यादा गल नहीं करनी क्योंकि साडी आज दे चीफ गेस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनाब महमूद प्राजा साहब साडे विचार बैठे हैं। मैं उस तो पहला एक या 2 मिनट वास्ते मैं मेयर मलिक जी को गुजारिश करूंगा। इलेक्शन कमीशन पे हमें पूरा भरोसा है, इस पे हमें शक नहीं है। तो हमारा केस डिफरेंट इसलिए है कि हम लोगों ने रामपुर का चुनाव लड़के और दूसरी जगहों की भी सारी वीडियोग्राफी सुरक्षित करके ये केस दिया था कि आप खुद अपनी आंखों से देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने झूठा एफिडेविट आपके पास फाइल किया था, जिसकी वजह से आपने वो फैसला गलत किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा है ये काम आप नीचे से करके ये सारी चीजें आप निचली अदालतों में रखो। एक बात, आज तक एक भी जजमेंट अभी ये रिसेंट जजमेंट आई है उसकी भी बताऊंगा, जो एडमिशन से पहले डिसमिस हो गई है। ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराए जाने, एक भी, और एक भी जजमेंट ऐसी नहीं है आज तक भी जो ये कहती हो कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से ही कराए जाएंगे। तो ये बड़ा दरवाजा नहीं, पूरी की पूरी दीवार खुली हुई है अभी पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए। एक बात, जो अभी केस डिसमिस हुआ है, हम इसीलिए बार बार लोगों को बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो, सभी को तो मैं नहीं कहूंगा, जो आरएसएस द्वारा प्रायोजित ही होते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में सीधा केस डाल दो, उसको डिसमिस करा लो, और जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं सबूत इकट्ठे करके केस मजबूत डालने के, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अड़चन और रोड़ा आ जाए। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसमें कोई डिटेल जजमेंट नहीं है, सिर्फ बिना जो एडमिशन से पहले ही जो केस डिसमिस होते हैं वो कानून नहीं होता है। तो अभी वो ओपन है कानून, और मैं तो आपको धाराएं बता रहा हूं ना, कानून ये है ईवीएम एक्सेप्शन। सर, आपने बोला है कि ईवीएम बंद होने चाहिए, और बैलेट पेपर से क्या धांधली नहीं होगी इलेक्शन? बिल्कुल होगी, और ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल होगी। लेकिन बैलेट पेपर से जो पूरी दुनिया ने माना है, और अगर आप कोई भी, आप सब तो चुनाव भी कवर करते हैं, कोई भी सवाल पूछेंगे तो मैं आपको पॉइंट वाइज बता दूंगा कि ईवीएम से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा सुरक्षित तरीका पेपर बैलेट से है। तो धांधली हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर धांधली होगी तो चंडीगढ़ की तरह पकड़ी जाएगी, क्योंकि पेपर बैलेट से होती है। अदरवाइज ईवीएम के अंदर क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं ना। ये जब तक मैं अपनी आंखों से देख सकूं और फील कर सकूं, तभी यही वोट होता है। और यही सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जो जजमेंट थी और कोलसे पाटिल साहब की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, वीवीपैट का क्या मतलब होता है? वीवीपैट का मतलब ये नहीं है जो ये मशीन बना दी गई है, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये वीवीपैट असली वीवीपैट, सबसे मजबूत वीवीपैट। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 2013 में ये बोला है कि मशीनों के अंदर का वोट होता ही नहीं है। सीयू कंट्रोल यूनिट के का जो वोट है वो वोट नहीं होता। आप वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट पढ़े, अगर आप पेपर ऑडिट ट्रेल जो होगा वो वोट होता है। तो इसीलिए वीवीपैट जो शुरू किया गया, असली वीवीपैट पेपर बैलेट होता है, क्योंकि इसमें वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल पेपर बैलेट में सबसे मजबूत होती है। जो रीजंस दिए गए कि वोट लुट जाते हैं, मैं अपने आपको 3-4 तो वजह बता ही देता हूँ। तो क्या बात ये है कि जो लोग हैं वो किस पे विश्वास करें? अगर मान लो 1979 की बात करें, राजीव गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने बैलेट पेपर से कहा था नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसका विरोध किया था। आज कांग्रेस और ईवीएम का विरोध कर रही, तो लोग किसकी बात मानेंगे? कांग्रेस की स्टेटमेंट ही एक दूसरे से राजीव गांधी को बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन बुनियादी चीज पे जाते हैं। देश की जनता जो चाहेगी वो होगा, या कांग्रेस पार्टी वो चाहेगी वो होगा, या भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, या कोई और पार्टी आके तीसरी ये कहेगी कि ये सही है तो हम सही मान लें, ये गलत है तो ये गलत मान लें। गलत तो गलत ही रहेगा ना। अगर ये कागज साफ सफेद है तो कांग्रेस पार्टी इसको काला बताने लगे, भारतीय जनता पार्टी काला बताने लगे, या कोई तीसरी बड़ी शक्ति आके इसको इलेक्शन कमीशन ही बताने लगे काला है, तो काला तो नहीं हो जाएगा ना ये। तो देश की जनता इन सभी की मालिक है। तो तथ्यों के आधार पे, चाहे वो राजीव गांधी जी, और मैं, राजीव गांधी जी ने मुझे अपनी जिंदगी में पहली अपॉइंटमेंट दी थी, और मैं इसलिए उनका एहसान मंदी में मानता हूँ। पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था, मैं तब बात कह रहा हूँ, कोई राजीव गांधी जी का कहा हुआ वो गॉस्पेल नहीं हो जाता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी असंवैधानिक घोषित किया था सन 1989 में,
उसके बाद चुनाव आयोग ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में चेंज आया था, वरना गैर संवैधानिक है, ये डिक्लेयर हो चुकी थी। एक कानून में बदलाव लाया गया था 61 कैपिटल ए, उसके माध्यम में से ये कहा गया है कि चुनाव पेपर बैलेट से ही होंगे, जैसा सेक्शन 59 कहता है। परंतु चुनाव आयोग अगर कहीं ये सोचता है कि एक सीट पे, 2 सीट पे कहीं ये पेपर बैलेट से चुनाव होना मुश्किल या नामुमकिन है, वहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया जा सकता है। ये आप सब लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा और आपके माध्यम से जनता से भी। राजीव गांधी ने तो उनका बिल्कुल विरोध किया था। आज लोग राजीव गांधी की बात सुनेंगे कि राहुल गांधी जो बड़ा चेहरा उनकी बात सुनेंगे, लोगों को मन में तो ये है। मैं यही कह रहा हूं, ना राहुल गांधी जी की सुने, ना राजीव गांधी जी की सुने, ना किसी और की, मोदी जी की सुने। अपना दिमाग लगाएं, सच्चाई देखें, तथ्यों को माने, ये हम कह रहे हैं। आज सब लोग मान के तहत, मैं तो आपको कानून बता रहा हूं ना, आज भी ये बहुत बड़ी मिथ्या फैला दी गई थी, इसीलिए मैं आपके सेक्शंस भी बता रहा हूं। जनता पढ़े सेक्शंस और देखे, आज भी कानूनी तरीका पेपर बैलेट ही है, ये एक्सेप्शन है मशीनों का इस्तेमाल, और वो भी तब जब 1 सीट पे, 2 सीट पे चुनाव आयोग उसका रीजन देके बताएगा यहां इसलिए चुनाव नहीं हो सकते। तो किसी की बात कानून से ऊपर कोई नहीं है ना, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कौन आपका सहयोगी है? इसमें देखिए, हम वकील इसमें बेसिकली हैं, ज्यादातर SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लॉयर्स, सोशल एक्टिविस्ट। कौलसे पाटिल साहब हमारे एडवाइजर हैं, वजाहत हबीबुल्लाह साहब हमारे एडवाइजर हैं। पूरे देश में इसकी शाखाएं, और नईम साहब यहाँ पे इसको पंजाब के लिए इसको देखेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने इनका समर्थन, जालंधर के लिए ईवीएम का समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कर रहे हैं या ईवीएम? नहीं, मैंने आपको बताया था अपने शुरुआती बयान में भी, एक ही केस सुप्रीम कोर्ट से सर्वाइव किया है। सुप्रीम कोर्ट में वो हर केस जो डिसमिस हुआ है, ये कह के हुआ है कि आप बगैर सबूतों के हमसे बात कर रहे हैं, दिखाया गया। तो पेपर बैलेट से भी मॉक पोल कराना हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं, ड्यूटी है, जिससे हम ये जान सके कि क्या चुनाव निष्पक्ष हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बिल्कुल मौलिक अधिकार है चुनाव निष्पक्ष होना, और चुनाव निष्पक्ष को एंश्योर करना जनता की भी ड्यूटी है, ये संविधान को इंप्लीमेंट कराने की। तो इसलिए अगर कोई रोकेगा तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन अपने वकील साथियों के और मेंबर्स के द्वारा उनको मदद भी देगी कानूनी, और अगर कोई झूठा मुकदमा होता है तो उस मुकदमे से भी उनको बरी कराया जाएगा। जैसे हम मार्केटवादी विलेज जा रहे हैं, जब मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो हमारे जो दूसरे सीनियर साथी हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, जस्टिस कौलसे पाटिल, अभी वो मार्केटवादी विलेज में जा रहे हैं, अभी वो पहुंच चुके होंगे वहां पे। उनको यही कहने के हम आपके यहाँ खुद बैठ के कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस मॉक पोल में कराने में आपकी मदद करेंगे। और अगर कोई रोकेगा और जिसने आपके खिलाफ झूठी FIR की है, उन अधिकारियों के खिलाफ, उन भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं के खिलाफ हम वापस कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनको FIR दर्ज करा के अरेस्ट कराने का काम करेंगे। तो ये हमारी 3 मोटी मोटी जो हमने आंदोलन का तरीका बनाया है। अब मैं आपको आखिरी बात और बता दूं कि कोई भी आंदोलन जब भी सक्सेसफुल होता है जब उसमें एक स्टेप्स निर्धारित किए जाए कि इससे जो हमारा निर्धारित गोल है, इस केस में पेपर बैलेट से चुनाव कराने का, तो उसमें स्टेप्स होते हैं, ये सब स्टेप्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा स्टेप ये भी है कि हम लोग अभी महाराष्ट्र में तो कम से कम 150 सीटें ऐसी हैं, अगर लोग वहां पे पिटीशंस डालेंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर, और ये मैं आपके माध्यम से भी ऐलान कर रहा हूं यहाँ पे, कि बिना किसी कैंडिडेट के पास जो सबूत होते हैं उनके बगैर ही हम लोगों ने खुद हमारे ऑफिस ने पूरी कार्रवाई करके इतने सबूत जुटा लिए हैं सिर्फ ईवीएम में ही धांधली के, कि हम 150 सीटों तक जो है, अगर पिटीशन डलेंगी तो 150 सीटों पे महाराष्ट्र में चुनाव दोबारा होंगे। लेकिन चैलेंज उसमें वही है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसके फैसले हों, उसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा। ये हमारा एक स्टेप है कि महाराष्ट्र की सरकार, हरियाणा में 17 लोगों ने केस डाल रखे करीब, तो
17 जगह अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं पेपर बैलेट से, जिसके लिए हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, और एक केस तो हमारे पास है भी, उसमें हमने बहुत अच्छा ऑर्डर ले भी लिया है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से, ये भटकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, कि तुरंत उसमें सारी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज और फॉर्म 17C जिसे चुनाव आयोग किसी को नहीं देने को तैयार था, तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से हमने ऑर्डर लिया है, वो भी उसकी भी प्रति मैं आपको अभी सप्लाई कर दूंगा, नहीं भाई आपको एक कॉपी दे देंगे। उसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी हमने इसी प्रकार का एक ऑर्डर लिया है, और मेरे केस में पूरे देश में वीडियोग्राफी और सीसीटीवी टीवी फुटेज और कागजात सेफ रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे देश में चुनाव आयोग को निर्देश दे ही रखा है। तो 150 सीटों पे महाराष्ट्र में हम दोबारा चुनाव कानूनी मदद से करा सकते हैं। ये हमारा एक एक्शन प्लान था। लास्ट में मैं आपके माध्यम से पंजाब की धरती से, पंजाब के बहादुर लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि वो इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में लें। हम यहाँ पे भी एक अलग अलग शहरों में बड़े प्रदर्शन भी करेंगे, और ये सिट इन धरना करने के लिए तो मैं गुजारिश करने आया ही हूँ, ताकि कोर्ट अरेस्ट भी हो सके और सिट इन भी धरने भी हम डीएम के ऑफिस के बाहर लगा सके, ताकि ये पूरा देशव्यापी आंदोलन हो जाए। किसान भाइयों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी जो भी आंदोलन देश में चल रहे हैं, सब जगह सबसे पहली मांग ईवीएम की रखें, और उससे बाद दूसरी अपनी डिमांड जो है वो रखें। तो आप देखेंगे सरकार कितनी जल्दी, क्योंकि ये वो ऐसी एक चीज है जिसके लिए जो राजा की जान तोते ने जो बोला था वो बिल्कुल सही बोला था। तो ईवीएम का भी जो इशू है वो सबसे ऊपर रखा जाए, क्योंकि यही सब बीमारियों की जड़ बन चुकी है आज की तारीख में। दूसरे भी धांधलियां होती हैं, लेकिन उसके ऊपर हम जब आंदोलन व्यापक हो जाएगा, तो जो पैसे देने की जो धांधली होती है, जो नोट के बेसिस पे वोट खरीदने की होती है, वोटिंग में ये जो वोटर लिस्ट में धांधली करती है, उसके लिए भी हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी है दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ। उसको भी हम साथ के साथ उठा लेंगे। लेकिन पहला इश्यू जो देश की जनता ने ठान भी ली है, मान भी ली है, और जो मन से निकल रही है बात, वो ईवीएम के खिलाफ निकल रही है। तो पहला आंदोलन ईवीएम का ही बड़े लेवल पे शुरू करने का आह्वान करने हम आज यहाँ आए। बहुत शुक्रिया। अब अगर आप कोई सवालात लेना चाहें। ये डर जो आरएसएस और बीजेपी पुलिस का दिखाती है अरेस्ट होने का, तो हम लोग खुद ही आगे से चल के ही पेपर बैलेट से ही चुनाव होंगे। खैर, उसके बाद एक प्यारेलाल गर्ग साहब हैं जो चंडीगढ़ में ही रहते हैं, उन्होंने डेटा सारा कलेक्ट करके सारा दुनिया के सामने रखा, और भी बहुत सारे संगठनों ने बहुत सारी सबूत, चुनाव आयोग के ही सबूत दुनिया के सामने रख के ये साबित किया कि इस चुनाव में गड़बड़ हो रही है, और सबसे बड़ी गड़बड़ ईवीएम के माध्यम से हो रही है। उसके बाद भी जो रवैया रहा ऑपोजिशन की पार्टीज का, और ऑपोजिशन की पार्टीज भी रूलिंग पार्टी की तरह देश की जनता की नौकर ही होती है। देश की जनता अगर ये चाहती है उनसे कि हमें ईवीएम की मशीनों से चुनाव नहीं चाहिए, और वो उनको एक मजबूत आंदोलन करना चाहिए, तो उन्हें करना पड़ेगा। तो सिविल सोसाइटी ने एक चिट्ठी लिखी, और इस महीने के शुरू में 1 तारीख को, जिसमें यह कहा गया कि 5 पॉइंट्स हमने उनको दिए इलेक्शन, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को। कांग्रेस पार्टी को एक्चुअली ये चिट्ठी लिखी गई थी सारी सिविल सोसाइटी के लोगों ने। उसमें पहला पॉइंट था कि ब्रिंग बैक बैलेट का एक बड़ा आंदोलन पब्लिक में किया जाएगा। दूसरा ये था उसमें कि सीईसी जो है उसकी इम्पीचमेंट की कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए भी हम पॉलिटिकल पार्टी से चाहते हैं कि पार्लियामेंट में उनकी इम्पीचमेंट की एक कार्रवाई शुरू की जाए। तीसरा एक बड़ा जो पॉइंट दिया गया था कांग्रेस पार्टी को भी कि ये जो हम इलेक्शन पिटीशंस डालेंगे हरियाणा में 17-18 और लोकसभा के चुनाव में 90 से ज्यादा पिटीशन डली हुई है, लेकिन वो केसेस जीतेंगे तो, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से इतने सबूत तो हमारे पास हैं कि देश में कोई भी चुनाव रद्द कराया जा सकता है। लेकिन उसमें डिफिकल्टी जो आती है वो ये आती है कि चुनाव की पिटीशन आमतौर पे 5 साल के बाद ही फैसला होता होगा। तो चुनाव की पिटीशन जीतने के बाद भी मतलब वही स्थिति रह जाती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट डेड।
तो उसके लिए भी एक आंदोलन की शक्ल बनाई गई। हमने रिक्वेस्ट की कांग्रेस पार्टी से कि आप हमारे साथ आके बड़ा आंदोलन इस बात के लिए भी हो कि जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा है साफ तौर पे कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होनी चाहिए, तो कोर्ट जो है अदालतें वो 6 महीने के अंदर ही पिटीशन डिसाइड करें। तो इस तरीके से एक 5वां पॉइंट जो रखा गया वो ये रखा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उनको भी निकालने के लिए पूरी कार्रवाई की जाए। उसके बाद मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी देश की सिविल सोसाइटी ने ये जिम्मेदारी लगाई है कि फील्ड ऑपरेशन किया जाए, जो पीसफुल प्रोटेस्ट होगा उसका खाका हम लोग बनाएं और उस पर अमल करें। और उसी के तहत हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन को जो पूरे देश की सिविल सोसाइटी ने जिम्मेदारी दी है, उसी के तहत हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चंडीगढ़ में की थी पिछले हफ्ते ही। कल मैं मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहा हूँ एक बड़ी, वहां पे अब अगर आप देख रहे होंगे तो सब लोगों में जागृति काफी ज्यादा आ चुकी है। और मार्केटवादी एक विलेज है, वहां पे मॉक पोल पेपर बैलेट के जरिए भी कराने की कोशिश की, तो वहां पे कर्फ्यू लगाया गया और उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की। तो हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने जो एक्शन प्लान बनाया है उसको ही अनाउंस करने में आज पंजाब की जनता से उसी का रिक्वेस्ट करने गुजारिश करने आए हैं कि एक तो पहला प्लान जो हमने बनाया है कि हर एक डीएम के बाहर, जो आप इसमें भी देख सकते हैं, जितने भी संविधान को प्यार करने वाले लोग हैं, जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं जिनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, ओबीसी के लोग हैं, जो रिजर्वेशन के अंदर लूटमारी हो रही है, पूरा देश लूटने से जिनको परेशानी हो रही है, वो सब लोग एक बात को समझ लें, अपने सारे आंदोलन के साथ साथ ये ईवीएम के आंदोलन से भी जुड़े, क्योंकि यही बुनियाद है जो ये सारे जुल्म करने के लिए ताकत देती आरएसएस और बीजेपी को। तो अगर ईवीएम से चुनाव खत्म होंगे, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, तो फिर इनको डर होगा हटने का भी। अब डरने का हटने का डर ही नहीं रहेगा। तो पहला तो यह कि हर एक डीजीएम के बाहर, डीएम के ऑफिस के बाहर छोटा ही आंदोलन, लेकिन परमानेंट सिट इन धरना जिसे कहते हैं, वो 11 से 21 लोग तक लोग लगाए हर एक डीएम के ऑफिस के बाहर। मैं पंजाब के भी लोगों से और हरियाणा के लोगों से भी ये गुजारिश करता हूं कि हर एक डीएम ऑफिस, क्योंकि डीएम ऑफिस किस लिए, क्योंकि डीएम साहब ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के खत्म होने के बाद। जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो हर एक डीएम ही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी कि इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बन जाता है। तो उनके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट लगाना है और साथ के साथ उसमें डिमांड होगी ब्रिंगिंग बैक। तरीका ऐसा है कि जब मशीनों को हम हाथ में ले सकते हैं, इसीलिए मैंने रामपुर से सिर्फ इसी पर्पज से चुनाव लड़ा। और मशीनों के खिलाफ वीडियोग्राफी के माध्यम से हमने खुद जो की, और सीसीटीवी फुटेज से, और दूसरे कागजात जो हमने खुद अपनी हाथ से दिए थे उसके माध्यम से डायरेक्ट सबूत ये जुटाए कि चुनाव में मशीनों में हेरफेर होती है वीडियोग्राफी के माध्यम से। हमारे पास ऐसी भी वीडियोग्राफी है जो हमने पब्लिक डोमेन में भी डाली, जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि सैकड़ों मशीनों के साथ छेड़छाड़ और हेराफेरी हो रही है पब्लिकली। इसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक 46 पिटीशन डिसमिस हुई है, सिर्फ एक हमारी हाफ डेड है, और वो भी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह कहा कि आप दूसरी अदालतों में पहले जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आना। लेकिन हमारी आउटराइट खारिज नहीं हुई पिटीशन। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन, मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर तो दर्ज नहीं करेगी पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस स्टेशन, लेकिन उसके बाद हमने कोर्ट में वो केस डाला। ये इसका बैकग्राउंड है। लेकिन अब इसका एक दूसरा एंगल भी है। 5 जनवरी 2024 से जब सड़क पे आंदोलन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरू किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर और इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो हम पे बहुत सारी प्रताड़नाएं हुई। इसका जिक्र अभी किया भी जा रहा था। हमें अरेस्ट भी किया गया, लाठीचार्ज भी हुआ, जेल भी डाला, सब कुछ हुआ। लेकिन हम लोगों ने आंदोलन रोका नहीं। कुछ लोग हमारे साथी जो थे वो हमें छोड़ के चले गए। जो कांग्रेस पार्टी है, इंडिया गठबंधन के लोग भी आए थे, दिग्विजय सिंह जी आए थे, वो लोग भी सब हमें छोड़ के चले गए। लेकिन मिशन कॉन्स्टिट्यूशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने ये
सबसे अहम जरूरत समझते हुए ये आंदोलन नहीं छोड़ा। हम लोग पब्लिकली भी प्रोटेस्ट करते रहे और कोर्टों में भी केस डालते रहे। फिर हरियाणा का इलेक्शन आ गया। हरियाणा के इलेक्शन के बाद तो आपके पड़ोस का ही स्टेट है, बिल्कुल साफ हो गया कि धांधलेबाजी पूरी ताकत से की जा रही। फिर हमने 15 नवंबर को एक प्रोटेस्ट किया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर, ये कहते हुए कि कांग्रेस की लीडरशिप तो ये चाहती है पेपर बैलेट से चुनाव हो, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी में स्लीपर सेल्स, कांग्रेस में, दूसरी पार्टीज में ये डाल रखे हैं जो इस आंदोलन को कमजोर करें, लीडरशिप को भटकाते रहें या किसी और दूसरी जगह उनका ध्यान डाइवर्ट करते रहें। 15 नवंबर के बाद 20 तारीख के आसपास ये महाराष्ट्र का चुनाव आ गया। तब तो ये बिल्कुल एक एक व्यक्ति को ये पता लग गया कि किस प्रकार की बड़ी धांधलेबाजी हुई है। 45 लाख के करीब वोट बढ़ाए गए लोकसभा के चुनाव और असेंबली के चुनाव के बीच में। ये एक अलग तरह की धांधलेबाजी हुई और मशीनों का जो हशर हरियाणा में था उससे भी ज्यादा बुरा हशर महाराष्ट्र में हुआ और ये नतीजे सामने आए। तब 26 नवंबर को खड़गे साहब जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और इंडिया गठबंधन के भी चेयरमैन हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि अब राहुल गांधी जी एक जन आंदोलन ये ईवीएम की वोट चुराने वाली मशीनों के खिलाफ सड़कों पे उसी तरह करेंगे जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। तो हम लोगों ने उसका वेलकम किया, पूरी सिविल सोसाइटी ने। और सिविल सोसाइटी में देवा सायन साहब है जो सिटीजन कमीशन फॉर इलेक्शन के लिए पूरे दुनिया से उन्होंने एक्सपर्ट्स इकट्ठे करके एक रिपोर्ट बना के पेश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया था कि ईवीएम सही माध्यम नहीं है, ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद सब लोगों को हमने, सारी सिविल सोसाइटी को भी कन्विंस किया कि पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए, ईवीएम का नाम भी नहीं लेना चाहिए किसी, क्योंकि उसमें धांधली। थैंक यू ऑल द फ्रेंड्स ऑफ मीडिया एंड बाकी सब जो हमारे दोस्त हैं, नईम साहब हैं, बाकी सब दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। और माफ़ी मैं भी चाहता हूँ, मैं 1 बजे ही चंडीगढ़ से निकल गया था, बट हम लोगों ने शायद गलत रूट ले लिया, इसलिए आधा घंटा, आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। तो मैं सीधे टॉपिक पे ही आ जाता हूँ, आप सब लोगों का समय ना नष्ट करते हुए। भारत के संविधान और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर कोई है तो वो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एक वोट का अधिकार देके सबको बराबर का अधिकार देकर इस देश का सबको बराबर का हिस्सेदार और मालिक जो बनाया था। अगर किसी सरकार के पास ऐसा कोई तरीका, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा कोई तरीका आ जाए कि जनता की आवाज कुछ हो, जनता किसी और को वोट दे रही हो लेकिन सरकार किसी और की बन जाए, तो आप सोच सकते हैं कि ये भारत देश के लिए कितनी खतरनाक बात होगी। फिर तो ना किसान कितना आंदोलन करते रहे, बेरोजगार कितना आंदोलन करते रहे, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते रहे, पूरा चाइना पूरा देश में से हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं 4500 किलोमीटर जगह खा गया, ये सब गतिविधियां होती रहें। सरकार को कोई डर नहीं है क्योंकि वो ये जानती है कि पब्लिक हमारे खिलाफ भी हो जाए तो क्या, तो हम तो मशीनों से या किसी और गोरख धंधे से चुनाव जीत जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाए तो भारत देश को यही सबसे बड़ा खतरा है। और आज हम सब लोगों ने जो 5 जनवरी 2024 से ये जो ईवीएम का आंदोलन है वो पहली बार कोई हम लोगों ने शुरू नहीं किया है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ तक कि बीजेपी भी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी समय पे ये कह चुकी है कि चुनाव मतपत्र से ही होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भी कई बार ये बात कह चुके हैं, पब्लिक डोमेन में उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन जब सत्ता में वो आ गए तब उनको ऐसा लगता है, जैसा मैंने अभी बताया, कि एक ऐसा तरीका है कि हम कुछ भी करते रहे, हम पूरा देश लूट के अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को दे दें, लेकिन जनता हमें हटा ही नहीं सकती क्योंकि हम जनता के वोट कहीं जाएंगे, हम चुनाव फिर भी जीत जाएंगे। तो ये कोर्ट अदालतों में भी, और चुनाव आयोग ने जो चुनाव आयोग की नियुक्ति की तरीका था वो आप सब लोग जानते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई एक, जिसमें ये कहा गया कि
जो चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया होगी उसमें एक तरफ रूलिंग पार्टी के यानी कि प्रधानमंत्री जी होंगे, एक तरफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे और एक चीफ जस्टिस साहब जो इंडिया के हैं वो रहेंगे। तो मोदी जी ने उसको खत्म करके ऑर्डिनेंस के जरिए ये कह दिया कि नहीं, 2 सत्ता पक्ष से रहेंगे और 1 विपक्ष का रहेगा। तो उसका आप सब लोग जानते ही हो, 2 और एक तरफ और एक तरफ हो तो हमेशा 2 ही जीतेगा। और उस बुनियाद पे राजीव कुमार जी और दूसरे जो 2 अभी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको बना दिया गया, अपनी जेब से बना दिया गया, ऐसा हम इल्जाम लगाते हैं। एक और गोयल साहब थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया प्रेशर में आके, इसी लोकसभा चुनाव से पहले एक इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दिया था कि वो शायद मशीनों में इतनी गड़बड़ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हमारा यही इल्जाम है, आज तक कोई जवाब इस बात का दिया नहीं। खैर, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी और इलेक्शन कमीशन हमेशा ये कहता है कि ये मशीनें जो हैं ये सच्ची हैं, इसमें से बेईमानी नहीं होती। बेईमानी हो सकती है लेकिन हमने इतनी सुरक्षा कवच इसे पहना रखे, इतने चौकीदार हर लेवल पे खड़े कर रखे हैं कि इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, हम गड़बड़ी नहीं होने देते। और यही एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया जो अप्रैल में 2024 की जजमेंट आई थी, जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशंस डिसमिस की। अब हमने सोचा कि ये चुनाव आयोग तो सरासर झूठ बोल रहा है, चुनाव आयोग मशीन हाथ में देगा नहीं और ये कहेगा कि मशीनें सच्ची हैं, आप सब मान लो क्योंकि मैं कह रहा हूं। ये तो कोई बात नहीं हुई। भारत का जो कानून भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट या आर्टिकल 324 या 329, सीधे सीधे जो हमारे देश का कानून है इंस्टीट्यूशनली, संवैधानिक रूप से और संस्थागत रूप से, उसकी बुनियाद यह है कि चुनाव आयोग पे नागरिकों को और पॉलिटिकल पार्टीज को यकीन नहीं करना है। ये एक समझने वाली बात है। ये हमारा सिस्टम है कि चुनाव आयोग पे बिल्कुल चुनाव कराने के लिए भरोसा नहीं करना है। इसीलिए चुनाव आयोग को हर स्टेज पे, आप लोग देखते होंगे वो चुनाव के टाइम पे जाते होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव बूथ के अंदर बैठे होते हैं ये देखने के लिए कि ईमानदारी से चुनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर स्टेज पे ऐसे प्रावधान हैं कि ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट्स को, बल्कि वोटर्स को भी चुनाव आयोग से सवाल करने का प्रावधान हर स्टेज पर। ये इसीलिए है कि कानून और संविधान नहीं चाहता कि चुनाव आयोग पर। चंद रोज पहले ही इन्होंने बहुत ही अच्छी एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करा संविधान बचाओ के लिए। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि मैं ऑल इंडिया जमात-ए-इस्लामी ट्रस्ट जिसकी 25 स्टेट में शाखाएं हैं, वो मैं बहुत शुक्रिया तमाम पत्रकार भाइयों का और खासकर तशरीफ लाए जनाब महमूद पराचा साहब